3 मई साल 2023 कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण और अनुदान को लेकर शुरू हुआ विवाद कब हिंसा का रूप ले लिया और कब मणिपुर जैसा राज्य हिंसा की चपेट में जलकर खाक हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। जहां एक और केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में सांठ-गांठ बैठाने में जुटी थी कि कहीं न कहीं वो हिंसा को रोकने में कामयाब हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर 60,000 लोग बेघर हो गए, 250 लोग लगभग इस हिंसा में मारे गए। खैर ये सरकारी आंकड़े हैं, धरातल पर क्या हुआ ये सब हमने देखा। महिलाओं के साथ किस तरह से अभद्रता हुई, किस तरह से कुकी और मैतेई दोनों समुदाय अपने ही राज्य में, अपने ही टेरिटरी में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इस कहानी में सब जानेंगे मणिपुर और मणिपुर की पॉलिटिक्स को समझेंगे कि आखिर 60 सीटों वाली विधानसभा में कैसे एन बीरेन सिंह सीएम की कुर्सी तक पहुंचते हैं और कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। 10 फरवरी यानी आज सोमवार को मणिपुर का बजट सत्र स्टार्ट होने वाला था, लेकिन इससे पहले 9 फरवरी शाम 6:30 बजे एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री ने मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार भल्ला को अपना इस्तीफा सौंप दिया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी कवायद में है। फिलहाल देखना होगा कि क्या हो सकता है मणिपुर का राजनीतिक भविष्य। नमस्कार, मैं हूं चांदनी अहमद और आप देख रहे हैं दी खबर जंक्शन। आज बयान करेंगे मणिपुर में हुई सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल की पूरी दास्तान। मणिपुर में करीब 1.5 साल पहले हिंसा का दौर शुरू हुआ था। उस वक्त 27 मार्च 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट ने एक आदेश में राज्य सरकार से मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की बात पर जल्दी विचार करने को कहा था। इस आदेश के कुछ दिन बाद ही 3 मई 2023 को राज्य में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच जातीय हिंसा भड़क गई थी। इसमें कई लोगों की जान भी गई। मणिपुर में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर द्वारा आयोजित एक जन रैली के हिंसक हो जाने के बाद प्रशासन ने शूट एट साइट का भी ऑर्डर दे दिया था। उसके बाद प्रदेश के अधिकांश जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया और हालात को नियंत्रित करने के लिए सेना और असम राइफल्स के जवानों को तैनात किया गया। इस हिंसा की वजह से सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान तो हुआ ही, हजारों लोग बेघर भी हो गए। राज्य के मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को इस हिंसा की मुख्य वजह माना जाता है। इसका विरोध मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी जनजाति के लोग कर रहे थे। बाद में फरवरी 2024 में मणिपुर हाई कोर्ट ने अपने पिछले आदेश से उस अंश को हटा दिया था जिसमें मैतेई समुदाय के लिए एसटी का दर्जा देने की सिफारिश का जिक्र था। हिंसा से प्रभावित मैतेई और कुकी समुदाय के लोग अब भी बड़ी संख्या में राहत शिविरों में रह रहे हैं। वहीं कुछ लोगों को भागकर पड़ोसी राज्य मिजोरम में भी शरण लेनी पड़ी है। मणिपुर सरकार के अनुसार इस हिंसा में अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मणिपुर में शुरू हुई यह हिंसा बीते 21 महीनों से भी पूरी तरह शांत नहीं हो पाई और राज्य से रह रहकर हिंसा की खबरें आती हैं। इसी बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री सीएम एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद उसी साल कई महीने के अंत में गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर का दौरा किया था। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने दावा किया कि स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है और 20,000 के करीब लोगों को हिंसाग्रस्त इलाकों से निकालकर शिविरों में पहुंचा दिया गया है। अमित शाह ने विभिन्न वर्गों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के दौरान कहा कि राज्य में शांति बहाल करना सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है। फिर सेना, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को शांति भंग करने वालों के साथ सख्ती से निपटने का निर्देश दिया। जुलाई 2023 में 2 महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ। 19 जुलाई 2023 को मणिपुर में हुई हिंसा दुनिया भर में सुर्खियां बनी जब 2 कुकी महिलाओं की नग्न परेड का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। मणिपुर पुलिस ने इस वीडियो की पुष्टि करते हुए बताया कि ये महिलाएं 4 मई को मणिपुर के थोबल जिले में यौन उत्पीड़न का शिकार हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद के मानसून सत्र से पहले मीडिया से बातचीत करने आए तो उन्होंने मणिपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उनका हृदय पीड़ा से भरा हुआ है।
पीएम मोदी ने कहा कि देश की बेइज्जती हो रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह पहली बार था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में जारी हिंसा पर कुछ कहा था। इससे पहले विपक्ष मणिपुर पर पीएम मोदी के न बोलने को लेकर लंबे सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा था। यह एक ऐसा मुद्दा था जिस पर मणिपुर सरकार की चौतरफा आलोचना की गई। इसी दौरान जुलाई के अंत में पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा, मणिपुर में जो हो रहा है उसमें विदेशी एजेंसियों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। सीमावर्ती राज्यों में अस्थिरता देश की समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने जोर देते हुए ये भी कहा कि अलग-अलग विद्रोही समूहों को मिल रही कथित चीनी मदद कई सालों से जारी है। जनरल नरवणे ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में राष्ट्रीय सुरक्षा परिप्रेक्ष्य विषय पर आयोजित एक चर्चा के दौरान मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर कई बातें कहीं। जनवरी 2024 पिछले साल 2024 में मध्य 48 घंटों में अलग-अलग जगह पर हिंसा हुई। हिंसा में 5 नागरिकों समेत 2 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई। इनमें से एक मामला बिष्णुपुर जिले का था। यहाँ संदिग्ध हथियारबंद चरमपंथियों ने गुरुवार शाम एक पिता पुत्र समेत 4 लोगों की हत्या कर दी। इसी समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर से मुंबई तक 6,700 किलोमीटर से ज्यादा की भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने के साथ ही मणिपुर की राजधानी इम्फाल के निकट थौबल में वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की मौजूदगी में एक बड़ी रैली के सामने बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, मणिपुर जिस दर्द से गुजरा है हम उस दर्द को समझते हैं। उन्होंने कहा, वादा करते हैं कि उस शांति, प्यार, एकता को वापस लाएंगे जिसके लिए ये राज्य हमेशा से जाना जाता है। फिर साल 2024 अप्रैल पीएम मोदी ने मणिपुर की बात की और लोकसभा चुनाव 2024 के ऐलान के बाद पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मणिपुर के मुद्दे पर बात की। चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार के समय रहते दखल देने और राज्य सरकार की कोशिशों के कारण मणिपुर के हालात में सुधार आया है। पीएम मोदी ने द असम ट्रिब्यून अखबार को इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा, हमारा मानना है कि हालात से संवेदनशीलता के साथ निपटना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मैंने इस बारे में संसद में पहले भी कहा है। हमने अपने सबसे अच्छे संसाधनों प्रशासन को इस संघर्ष को सुलझाने में लगाया है। अप्रैल 2024 ब्रिटेन की संसद में उठा मणिपुर का मुद्दा। मणिपुर में हो रही हिंसा की चर्चा न केवल दुनिया भर के कई अखबारों में आती रही बल्कि अप्रैल 2024 में ब्रिटेन की संसद में भी मणिपुर और भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की मौजूदा स्थिति का मुद्दा उठाया गया। विचेस्टर के लॉर्ड बिशप ने एक सवाल के जवाब में ब्रिटेन के उस वक्त के विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अपने संविधान के जरिए धार्मिक स्वतंत्रता और विश्वास के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडल देशों से संबंधित विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे डेविड कैमरन ने कहा, इस संबंध में कोई खास मुद्दा या चिंता पैदा होती है तो ब्रिटेन की सरकार निसंदेह भारत सरकार के सामने ये मुद्दे उठाती है। सितंबर 2024 मणिपुर के इम्फाल जिले में हुई ताजा हिंसा में 1 सितंबर 2024 को एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 9 अन्य लोग घायल हुए। राज्य में 4 महीने से हिंसा की केवल छिटपुट घटनाएं हो रही थी। मणिपुर पुलिस का दावा था कि हमलावरों ने ड्रोन की मदद से लोगों पर हमला किया। मणिपुर पुलिस ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए इस हमले की जानकारी दी और हमले के पीछे कथित कुकी चरमपंथियों पर संदेह जताया। इसके एक हफ्ते के अंदर मणिपुर के जिरीबाम जिले में हुई हिंसा की एक घटना में 4 संदिग्ध चरमपंथियों और एक आम नागरिक की मौत हो गई। यह हमला असम की सीमा से सटे जिरीबाम के मोंगबू गांव के पास हुआ। सुरक्षा बलों के मुताबिक जिरीबाम में संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने मैतेई समुदाय के एक बुजुर्ग की उनके घर पर हत्या कर दी थी, जिसके बाद वहां हिंसा भड़क गई। फिर साल 2024 महीना नवंबर एनपीपी ने लिया समर्थन वापस। पिछले साल अक्टूबर से शुरू हुई छिटपुट हिंसा की घटनाएं नवंबर महीने में उस समय और तेज हो गई जब 11 नवंबर को सुरक्षाकर्मियों के साथ कथित मुठभेड़ में 10 हथियारबंद संदिग्ध चरमपंथी मारे गए। इस हिंसा के बाद मिजोरम में रह रहे मैतेई समुदाय को जो
रियूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ज़ोरो नाम के संगठन की ओर से धमकी मिलने के बाद वहां माहौल काफ़ी तनावपूर्ण बन गया। इस संगठन ने आरोप लगाया कि तटस्थ बल माने जाने वाले सीआरपीएफ के जवानों ने 11 नवंबर को 10 आदिवासी युवाओं की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे मणिपुर में जातीय संघर्ष और तेज हो गया। मणिपुर में भड़की हिंसा के बाद नेशनल पीपल्स पार्टी के पिछले साल नवंबर महीने में राज्य में बीजेपी की नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। एनपीपी के प्रमुख मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा हैं। नेशनल पीपल्स पार्टी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लिखे पत्र में कहा, नेशनल पीपल्स पार्टी मणिपुर में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति पर लेकर चर्चा और चिंता व्यक्त कर रही है। पिछले कुछ दिनों में हमने स्थिति को और बिगड़ते हुए देखा है, जहां कई निर्दोष लोगों की जान चली गई और राज्य में लोगों को भारी पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। हम स्पष्ट तौर पर यह महसूस करते हैं कि श्री बीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में मणिपुर सरकार राज्य संकट को हल करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में पूरी तरह से विफल रही है। वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए एनपीपी ने तत्काल प्रभाव से मणिपुर राज्य में बीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने अपना समर्थन वापस लेने का फैसला कर लिया। 60 सीटों वाली मणिपुर विधानसभा में एनपीपी के 7 विधायक थे, जबकि निर्दलीय 3 विधायक हैं। एनपीपी के एक विधायक जय किशन सिंह कुछ महीनों पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। मोदी सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे अजय कुमार भल्ला को हिंसाग्रस्त मणिपुर का राज्यपाल बनाया। अजय भल्ला से पहले असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य बतौर राज्यपाल मणिपुर की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अजय कुमार भल्ला गृह सचिव के पद पर भी रह चुके थे और उन्हें अमित शाह का करीबी माना जाता है। अजय कुमार भल्ला 1984 बैच के असम मेघालय कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। केंद्र में काम करने से पहले अजय भल्ला साल 2002 तक असम और मेघालय राज्यों में अलग अलग पदों पर काम कर चुके हैं। अब साल 2025 महीना जनवरी, मणिपुर के कांगपोकी जिले में एसपी ऑफिस पर भीड़ ने 3 जनवरी के शाम को हमला कर दिया। इस हमले में एसपी मनोज प्रभाकर समेत कई लोग घायल हुए। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार इम्फाल ईस्ट जिले की सीमा से लगे साइबोल गांव में केंद्रीय सुरक्षा बलों की कथित रूप से नहीं बल्कि हटाने की भी जिम्मेदारी दी गई और यहां पर बहुत बड़ी संख्या में हमला हुआ। यहाँ के ग्रामीण सुरक्षा बलों से नाराज थे। साइबोल गांव में 31 दिसंबर को सुरक्षा बलों द्वारा महिलाओं पर कथित लाठीचार्ज को लेकर कुकी संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। इसके एक दिन बाद यहाँ बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग एसपी ऑफिस के पास इकट्ठा हो गए थे। उनकी मांग थी कि साइबोल में तैनात किए गए केंद्रीय सुरक्षा बलों को हटाया जाए। इस घटना पर मणिपुर पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा था, सुरक्षा बलों ने हमले को नाकाम करने की कोशिश की और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल का इस्तेमाल किया। हालात नियंत्रण में है। कांगपोकपी के एसपी का इलाज किया गया और अब वो ठीक है। बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस हिंसा में 15 प्रदर्शनकारी घायल हो गए। दरअसल सोमवार से मणिपुर विधानसभा सत्र का बजट सत्र शुरू होने वाला था और कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव दे रखा था। इस्तीफे में सबसे बड़ा कारण कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव रहा। एनडीए में सहयोगी पार्टी एनपीपी पीछे हट गई थी और पार्टी के अंदरूनी नेता बीरेन्द्र सिंह के सख्त खिलाफ थे। पार्टी के अंदर और बाहर के दबाव के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफे के लिए दोनों पक्षों से उन पर दबाव था। आरोप था कि बीरेन्द्र सिंह अपने मंत्रियों और विधायकों की सुरक्षा नहीं कर पाए। इस्तीफे से पहले पिछले एक हफ्ते में मणिपुर की राजनीतिक गतिविधियां तेज थीं। आइए एक एक कर जानते हैं कि आखिर इस्तीफे के पीछे क्या क्या कारण रहे। 2 से 3 फरवरी को मणिपुर गवर्नर अजय भल्ला दिल्ली आए थे। उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की थी, राज्य के ताजा हालात पर विस्तृत रिपोर्ट दिया था। 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एन बीरेन्द्र सिंह के कथित ऑडियो को लेकर सीएफएसएल के 1 महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा था। बीरेन्द्र सिंह के इस ऑडियो में सीएम द्वारा सूबे में हिंसा फैलाने की बात कही गई थी। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के दिन एन बीरेन्द्र सिंह दिल्ली आए थे। वो गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने का समय मांग रहे थे। दिल्ली में उनकी प्रत्यक्ष मीटिंग नहीं हुई।
6 फरवरी को एन बीरेन सिंह महास्नान करने प्रयागराज गए, जहां उनके कई साथी कैबिनेट मंत्री भी स्नान करने गए थे। 6 फरवरी को प्रयागराज में मणिपुर के गवर्नर अजय भल्ला भी गए थे और उन्होंने कुंभ स्नान किया था। 7 फरवरी को एन बीरेन सिंह प्रयागराज से दिल्ली लौटे और 9 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की। उसके बाद जाकर इस्तीफा दे दिया। आज के इस पूरे घटनाक्रम में मणिपुर के प्रभारी संबित पात्रा एन बीरेन सिंह के साथ थे। दिल्ली की बैठक से लेकर इम्फाल राजभवन इस्तीफा तक संबित पात्रा उनके साथ थे। फिलहाल ये थी अब तक की रिपोर्ट। मणिपुर में किस तरह से हिंसा हुई, किस तरह से पूरा राजनीतिक उठापटक के बीच आखिरकार एन बीरेन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। इसी के साथ मैं चांदनी अहमद विदा लेती हूँ आपसे। देखते रहिए ऐसे ही एनालिसिस एनालिटिकल न्यूज़ खबर जंक्शन पर। धन्यवाद।